भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की आकांक्षा के अनुरूप मध्य प्रदेश भाजपा के निर्देश में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में संपादित हो रहे मंडल सह कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के तत्वावधान में सीधी जिला अंतर्गत सिमरिया मंडल में आयोजित हो रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम की अध्यक्षीय आसंदी को अलंकृत कर रहे आदरणीय श्री संतोष पांडे जी, भैया बबनी और मेरे सामने विराजमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महानायकों के आंखों के तारे, उनके प्राण धन, उनकी जीवनी शक्ति और हमारे हृदय के अंतराल के अत्यंत निकट कार्यकर्ता बंधुओं, मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे विषय में प्रवेश करता हूं। साथियों, सत्र के पटल पर रखा विषय है आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा। मैं सोचता हूं इस विषय को सरल और ठीक तरीके से आप तक पहुंचा देने के लिए इस विषय को दो खंडों में विभाजित कर देता हूं। एक आत्मनिर्भरता और दूसरा आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा। आखिर ये क्या है आत्मनिर्भरता? शब्द से ही स्पष्ट है। आत्मनिर्भरता का आशय है भरोसा अपने आप का, विश्वास अपने टखने का, अपने पिडली का, अपने रीढ़ की हड्डी का और अपने धमनियों में बह रहे अपने रक्त का, विश्वास अपने पुरुषार्थ का, विश्वास अपने संयम का, विश्वास अपने धैर्य का, विश्वास अपनी अंतरात्मा का। एक बड़ा प्रचलित सा ग्रामीण कहावत है, अपन हथा जगन न था। जो जिसका भरोसा अपने हाथों पर होता है मानो वह साक्षात जगन्नाथ हो। कर भैया निज आपिनो छाण बिरानी आस। ये ध्यान रखिएगा, जगती की कोई भी शक्ति आपका सहयोग नहीं कर सकती यदि आपका भरोसा अपने आप पर न हो। ध्यान रखिएगा, सामर्थ्यहीन, शक्तिहीन, कमजोर और दुर्बल लोगों का कोई सहायक नहीं होता। जब आपके भीतर कोई शक्ति होती है, कोई सामर्थ्य होती है, तो कोई आपका सहयोगी हो जाता है। यह बात मैं अपने से नहीं कहता। 1893 के भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मरण। जब मैं आपसे आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता को एक व्यक्ति की आत्मनिर्भरता से लेकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा के परिवेश में आत्मनिर्भरता को देखिएगा। मैं इस बात को मानता हूं कि हजारों वर्षों की गुलामी के दौरान हम सबके भीतर एक हीनता का भाव आया है। हम कमजोर हुए हैं भीतर से। हमने विदेश की शक्तियों को ज्यादा महत्व दिया, विदेशी ताकतों को हमने ज्यादा आंका तुलनात्मक अपनी शक्ति के। साथियों, कोरोना का एक कालखंड आया, एक समय आया, और इस कोरोना के कालखंड में, इस कोरोना के समय पर जब दुनिया के सारे देश निराश होकर, संभावना शून्य होकर, जब दूर तलक घना कुहासा दिखाई दे रहा था, दूर तलक घना अंधकार था, संभावनाएं मृतप्राय थी, ऐसे समय पर दुनिया के सारे देश भारत की ओर देख रहे थे। और आप सभी जानते ही हैं कि हम वो लोग हैं जिनका भरोसा विगत वर्षों में आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल से बहुत बढ़ा है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, कोरोना ने हमारा बहुत नुकसान किया, बड़ी स्वनामधन्य हस्तियों को हमसे छीन लिया। किंतु मैं इस बात में एक श्रेय भी मानता हूं कोरोना का कि हमारे मरे आत्मविश्वास को पुनः कोरोना ने वापस किया है। हमारा भरोसा बढ़ा है सोंठ पर, हल्दी पर, पीपल पर, त्रिकूट पर, तुलसी पर। और केवल मेरा नहीं, दुनिया के सारे देश इसी त्रिकूट का भरोसा करके आज तक चलते रहे। टिल टुडे, आज तक कोई भी दवाई दुनिया का कोई भी देश बना न सका। मैं आपसे केवल यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अपने गौरवशाली अतीत पर भरोसा करना होगा। हम वो लोग हैं जिसने दुनिया का दिग्दर्शन किया है। हम वो लोग हैं जिसको जगती ने सहज ही विश्व गुरु नहीं माना।
हमने संपूर्ण पैरामीटरों पर यह स्थापित किया है कि हम विश्वगुरु हैं, और सोने की चिड़िया का कथन हमारे वैभव का ही परिणाम है। मित्रों, मैं आपसे यही से बात की शुरुआत करता हूं। कोरोना के इस अत्यंत आपदा, विपत्ति और विभीषिका के दौर में जब ये लगता था कि हम इससे कैसे निकल पाएंगे, ऐसे समय पर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र और राष्ट्रीयता को बल देने के लिए, देश के युवाओं को ताकत देने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए भारत के युवाओं को लघु और कुटीर उद्योग बनाने के लिए दिया। यह यत्न था हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय का। और आप जानते हैं, एक स्लोगन दिया उन्होंने, जो केवल स्लोगन नहीं था, हमारी प्रतिबद्धता थी, हमारा कमिटमेंट था, हमारी कटिबद्धता थी उस स्लोगन के प्रति। आदरणीय मोदी जी ने कहा, लोकल फॉर वोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। इस जब विषय को लेकर के आए तो देश के तमाम राजनीतिक दल इस बात से परेशान थे कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल फॉर वोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। उनको पता ही नहीं था कि नेता वो होता है और नायक वो होता है जो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता का दर्शन कराए, जो विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थिति पैदा करे, जिसकी दृष्टि 200-400 वर्ष के बहुत दूर तक हो, आगे तक हो। नायक वही होता है। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि कोरोना के इस संकट को हम एक चुनौती मानते हुए एक सुअवसर में तब्दील कर देंगे। उन्होंने कहा, लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल का उद्देश्य था, साथियों, अपने आप पर भरोसा करो, और जब आप अपने आप पर भरोसा करो तो उसको कहो। वोकल का मतलब होता है मुखरता पूर्वक बोलना। आप मुखर होकर के कहिए कि हम उस सीधी विधानसभा से आते हैं, उस धवनी विधानसभा से आते हैं जहां पर शानदार पेड़ा बनता है चौफाल में। हम उस सिहावल विधानसभा से आते हैं जिसका दक्षिणी हिस्सा, पोखरा के आसपास का इलाका बहुत अच्छा बासमती और भाटा फुल का चावल पैदा करता है। हम उस चुरहट विधानसभा से आते हैं जहां के भरतपुर में सुंदर कुर्ते पजामे न्यूनतम मूल्य में प्राप्त होते हैं। हम उस सीधे जिले के लोग हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ उत्पादों का हम उत्पादन करते हैं। मित्रों, जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं लोकल फॉर वोकल की, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि केवल लोकल फॉर वोकल की, जब लोकल उत्पादों की आप चर्चा प्रारंभ करेंगे, लोकल विषयों की जब आप चर्चा करने लग जाएंगे, तो ये आपके लोकल उत्पाद ग्लोबल उत्पाद हो जाएंगे। मैं इस बात को दावे से कहता हूं। आदरणीय मोदी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के ठीक बाद 50-60 वर्षों के दौरान जो कांग्रेस न कर सकी और जो सोच भी न सकी, आदरणीय मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में देश को बड़ी उपलब्धियां दी हैं। साथियों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लोकल फॉर वोकल को हमने लोकल फॉर ग्लोबल बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं, और ये 20 लाख करोड़ रुपए क्या, आगे आने वाले समय में बहुत अधिक धन देश की सरकार आपको देने को तैयार है। मैं इस सदन के भीतर, और मेरी आवाज जहां तक जा रही हो, मैं आप सब युवाओं को आह्वान देना चाहता हूं। सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपका सहयोग करना चाहती है। आप इरादा करिए, निर्णय करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, धन देने को सरकार तैयार है, और नए अन्वेषण के साथ लघु और कुटीर उद्योगों को लगाइए। मैं इस बात को दावे से कहता हूं, ये कोरोना के कालखंड ने हमसे बहुत कुछ छीनने के बाद भी एक सुअवसर दिया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम अपने टखने पर, अपने पिटली पर, अपने रीढ़ की हड्डियों पर खड़े हो सकते हैं। साथियों, जब ये कोरोना का कालखंड आया तो ऐसे समय पर एक बड़ा संकट पैदा हुआ। सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर मिलना मुश्किल हो गया। पर आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 2 माह का समय बीतते बीतते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 माह के भीतर न केवल हम सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए, बल्कि हम निर्यातक देश बनने की स्थिति में आकर के खड़े हो गए। और आपको जानकर और भी प्रसन्नता होगी कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिकों ने अत्यंत न्यूनतम मूल्य के वेंटिलेटर बनाए। थोड़ी कठिनाई हो रही थी, ये लग रहा था कि बड़े मूल्य के, ज्यादा मूल्य के वेंटिलेटर्स हम देश के छोटे चिकित्सालयों तक, हॉस्पिटल्स तक कैसे पहुंचा पाएंगे। आदरणीय मोदी जी ने कहा, इसका भी संकट हम नहीं आने देंगे। देश के युवाओं का आह्वान किया, और देश के युवाओं ने कम समय में कम पैसे के वेंटिलेटर बनाए, जिससे हम लाखों की संख्या में अपने देश के नागरिकों को कोरोना के संकट से बचाने में सफल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं आत्मनिर्भरता की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब एक सामान्य परिवार 10 पेड़ आम के
10 पेड़ कटहल के, 10 पेड़ पपीते के, 10 पेड़ अमरूद के लगा लेता है, तो मैं मानता हूं फल की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाता है। जब एक सामान्य किसान परिवार 2-4 कुंटल गेहूं, 2-4 कुंटल चावल, 2-4 कुंटल तिलहन और 2-4 कुंटल दलहन पैदा कर लेता है, तब वह खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाता है। जब एक विद्यार्थी स्वयं के लिए या भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विषय प्रवर्तक के नाते प्रत्येक दिन आधे घंटे 1 घंटे रोज पढ़ लेता है, तो वह स्वाध्याय करके एक विषय प्रवर्तक की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि 10 पेड़ पत्ता गोभी के, 10-50 पेड़ फूल गोभी के, 10-20 पेड़ भाटे के, 10-50 पेड़ टमाटर के, 10-20 पेड़ मिर्ची के लगाकर हम सब्जी की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री महोदय एक व्यक्ति के नित्य दिन की आवश्यकता से लेकर, आवश्यक संसाधनों से लेकर राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को मजबूती के साथ आत्मनिर्भरता की दृष्टि से मजबूत करना चाहते हैं। मैं आपसे अभी बात कर रहा था आपके आवश्यक संसाधनों की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सरकार और हमारा संगठन क्या कार्य कर रहा है। साथियों, आप सबने सुना ही होगा, विगत दिनों चीन डोकलाम भारत सीमा पर भारत ने बड़ी मजबूती के साथ एक सुंदर रोड बनाने का निर्णय लिया। चीन ने आंखें तरेरी, भारत को रोकना चाहा। शायद ये चीन को पता नहीं था ये 1960 और 65 का भारत नहीं है, ये नेहरू के आसंदी का भारत नहीं है। यह भारत मां भारती के वीर बेटे जिस समय पर मोदी जी आसंदी पर विराजमान है, वह भारत है। पूरी मजबूती के साथ भारत ने प्रतिकार किया और बहुत अधिक मात्रा में उस रोड को बनाने में हम सफल रहे। साथियों, आप कैसे भूल सकते हैं पठानकोट, उरी और बालाकोट की घटना को। यह कोई सामान्य घटना थी। रात को 2 बजे देश का प्रधानमंत्री वीर की तरह जगता है, देश के जाबाज वीरों को, सिपाहियों को ताकत और बल देता है, और हमारे देश की सेनाएं विदेशी ताकतों के बंगरों में घुसकर उनके बंकर्स को ढहाते हैं और उनकी छाती पर कील ठोककर हम वापस आते हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता का हमने जो बड़ा मानक स्थापित किया, विश्व मंच इससे थर्रा उठा। दुनिया के सारे देशों के सामने भारत की आत्मनिर्भरता की जो शक्ति बढ़ी, उससे विश्व के सारे देश थर्रा उठे। मैं आपसे बात कर रहा था पठानकोट की घटना की, उरी की घटना की, बालाकोट की घटना की। मैं आपसे एक और भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने अभी राफेल की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन हम वहीं पर रुक नहीं गए। हमने तय कर लिया है हम राफेल केवल दूसरे देशों से आयातित नहीं करते रहेंगे, बल्कि वक्त आने पर शीघ्र ही उन देशों से राफेल बनाने की टेक्नोलॉजी भी हम आयातित करने जा रहे हैं। हम स्वयं अपने देश में राफेल बना रहे होंगे, और आपको जानकर आपकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहेगी मित्रों, क्या आदरणीय मोदी जी के कालखंड में एक ब्रह्मोस मिसाइल बनी। ब्रह्मोस मिसाइल एक अत्यंत महत्वपूर्ण मारक क्षमता की मिसाइल है। जब उसको हमने बनाया तो केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के 35 देश भारत के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, हमको ब्रह्मोस मिसाइल दे दो, हमको ब्रह्मोस मिसाइल दे दो। हम केवल ब्रह्मोस मिसाइल की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हुए, हम निर्यातक देश बन चुके हैं, और अपने सैन्य उपकरणों के माध्यम से आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा हम धन कमाने की स्थिति में हैं। साथियों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। अभी अभी आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हम उत्तर प्रदेश में और दक्षिण भारत के तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। सैन्य उपकरण बनाने की दृष्टि से, सुरक्षा उपकरण बनाने की दृष्टि से हम एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, और शीघ्र ही आने वाले समय में मित्रों, मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि 40-50 वर्ष के कांग्रेस के शासनकाल में हमारा देश 80% से अधिक सैन्य उपकरणों का आयातन करता रहा। हम आयातित करते रहे, दूसरे देशों से मंगाते रहे। मित्रों, कोई इस देश की चिंता करने वाला मां भारती का वास्तविक बेटा आखिर इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा कि हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ही आत्मनिर्भर न हो, सुरक्षा की दृष्टि से हम दूसरे देशों पर निर्भर रहें, और एक ऐसे समय पर जब भारत का यश, भारत की कीर्ति विश्व मंच तक जा रही हो, तब कुछ देशों का ईर्ष्या से ग्रस्त होना बहुत स्वाभाविक है। उनके मन में ज्वेलसी होना, ईर्ष्या होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे समय पर दूसरे के भरोसे हम कब तक बैठेंगे? नहीं साथियों, ऐसा हम बिल्कुल कर नहीं सकते। आदरणीय मोदी जी ने निर्णय लिया, हम आगे आने वाले समय में
दक्षिण भारत के तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाकर अधिकांश सैन्य उपकरण और रक्षा उपकरण हम भारत में बना रहे होंगे। और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे आने वाले 2024 तक 70% से अधिक सैन्य उपकरण भारत स्वयं बना रहा होगा। हमें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों, यह सब क्यों संभव हुआ? केवल इसलिए संभव हुआ कि देश की कुर्सी पर जो बैठा हुआ मां भारती का वीर बेटा था, उसकी सिराओं में भारत भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीयता का रक्त प्रवाहित होता था। यदि ऐसा नहीं होता तो पूर्व के शासन में बैठे लोग हमेशा इस बात की दुहाई देते रहे कि देश कमजोर है। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं, यह देश कमजोर था तो 1893 में इस देश का एक युवक विश्व मंच पर जाता है और भारत का आध्यात्मिक परचम लहरा कर आता है, विवेकानंद। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1947 के पहले तक कई क्रांतियां हमने फतह की। इतना ही नहीं है, 1947 में उन मजबूत अंग्रेजी बिसातों को हमने ढा दिया और उनकी 300-400 वर्षों से स्थापित सत्ता को हमने कुचलकर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तब हम कमजोर नहीं थे। 1960 और 65 का एक वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों। मैं इसे कहे बिना रह नहीं सकता। 60 और 65 का वो दौर जब चीन की सेनाओं को भारत की सेनाओं ने परास्त कर दिया था, हम जंग जीत चुके थे। इसके बाद भी मां भारती का अखंड आंचल 2 खंडों में विभाजित हो गया। आखिर क्या कारण था? जीता जागता पवित्र मानसरोवर चीन के हाथों चला गया। मित्रों, मैं आपसे 2 टूक कहना चाहता हूं। सत्ता में बैठे लोग यदि राष्ट्रवादी होते, भारत बड़ा लग रहा होता, भारतीय का दमकता ललाट उनको बड़ा लगता और कुर्सी छोटी लगती, तो जीता जागता मानसरोवर हमारे हाथों से खंडित न हुआ होता। एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं। मानसरोवर के जाने के बाद जब देश की सदन में एक विद्वान सांसद ने कहा, आदरणीय नेहरू जी, जीती जागती पवित्र मानसरोवर की भूमि, हमारा पवित्र तीर्थ चला गया, मुझे बहुत पीड़ा है। तो नेहरू जी ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो एक बंजर भूमि थी। That was unfertile land, उसमें कुछ पैदा ही नहीं होता था, चिंता मत करो, चला गया तो कुछ खास बात नहीं है। तब उस देश के वीर सांसद ने कहा था, आदरणीय नेहरू जी, यूं तो आपका गंजा सर भी बंजर है, इसको आप चीन के नाम कर देंगे। फिर मैं आपको एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। साथियों, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से हम कोई अचानक से इस विषय को लेकर आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। स्वदेशी के विषय को लेकर के हम आत्मनिर्भरता की दिशा में ही वर्षों वर्ष से आगे बढ़ रहे थे। जनसंघ की स्थापना काल से लेकर के आज तक आत्मनिर्भरता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनमानस के राजहंस, जन जन के नायक, श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश की कुर्सी पर बैठे, साथियों, उस समय पर भी कोई विपरीत विचारधारा के लोग बैठे होते तो बोल देते कि तब भी भारत कमजोर था। लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए और हमने ये चाहा कि हम आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध हैं, सुरक्षा के मामले में भारत और भारतीयता की सुरक्षा के लिए हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते, आदरणीय अटल जी ने परमाणु विस्फोट करने का निर्णय लिया, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया। पर आप सबको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उस कालखंड के साक्षी रहे होंगे, जिनके सामने वह दृश्य अवश्य ही उपस्थित हो रहा होगा। आदरणीय अटल जी ने जब यह निर्णय लिया तो अमेरिका ने कहा भारत को सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करना होगा, परमाणु निषेधाज्ञा को मानना होगा। दुनिया के कुछ मुट्ठी भर देश भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने से रोकना चाहते थे। आदरणीय अटल जी जैसा मां भारती का वीर बेटा आसंदी पर विराजमान था देश के प्रधानमंत्री के रूप में, आदरणीय अटल जी ने कहा, मैं कोई समझौता कर नहीं सकता, मैं सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, परमाणु निषेधाज्ञा को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर रहूंगा। और साथियों, अमेरिका ने एक कदम और बढ़ाया, तुरुप का पत्ता फेंका, कहा मैं तुम्हारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दूंगा। उसको पता नहीं था कि किसी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री नहीं है, वह आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री है। आदरणीय अटल जी ने कहा, जितने प्रतिबंध लगाने हो लगा लीजिए, भारत और भारतीयता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न कर सका हूं, न कर पाऊंगा।
आदरणीय अटल जी ने देश के अर्थ विभाग से पूछा, यदि अमेरिका हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो होने वाला घाटा क्या होगा? देश के अर्थ विभाग ने जो एक निश्चित अमाउंट बताया, आदरणीय अटल जी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए और विदेश में निवास कर रहे प्रवासी भारतीयों को आमंत्रण देते हुए कहा था, मां भारती के वीर बेटों, आज मां भारती संकट में है। अमेरिका अपने दादागिरी के बल पर, अपने आर्थिक समृद्धि के बल पर भारत के स्वाभिमान को और भारत की आंतरिक सुरक्षा को खरीदना चाहता है। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप हमारा आर्थिक सहयोग करिए। और साथियों, 2 रात बीतते बीतते मां भारती का कोष कुबेर का अक्षय भंडार हो गया था। जितना आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा था और जो हमको होने वाला घाटा था, उससे कई गुना अधिक धन हम प्राप्त कर चुके थे। और हमने अपने आर्थिक सुरक्षा को स्थापित करते हुए, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हुए, हमने पोखरण पर परमाणु विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया था। तब भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे और उसी परंपरा को लेकर के आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 1975 के दशक को देश के एक महान कवि दुष्यंत कुमार जी मां भारती का आरेख खींचते हुए कहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता तो कांग्रेस के मित्र कहते तो कि ये भाजपा का स्वाभाविक कर्तव्य है, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। 1975 में देश का एक समर्थ साहित्यकार, दोस्तों आप सब जानते हैं, साहित्यकार तत्कालीन समाज का दर्पण होता है, समाज की विसंगतियों का वर्णन करता है। दुष्यंत कुमार कहते हैं, खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, ये हमारे दौर की सबसे बड़ी पहचान है। कल गली में वो मिला था चिथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। ये चिथड़ा पहना हुआ भारत। महत्वपूर्ण सड़कें अपने मरम्मत की गुहार लगा रही थी, लेकिन जब सरकार हमारे हाथों में आई, ये 1975 का भारत था, किनके हाथों में था आप सबको पता ही है। लेकिन जब हमारे हाथों में सरकार आई तो रोड की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के लिए आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय ने जो प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से जो जाल बिछाया, ये ध्यान रखिएगा, सड़कें केवल सड़कें नहीं हैं, सड़कें गांव में पैदा करने वाले गरीब के सब्जी को शहर तक सहूलियत के साथ पहुंचाने का माध्यम है। सड़क एक गांव में पैदा करने वाले दूध वाहक के दूध शहर तक पहुंचाने का माध्यम है। सड़कें आपके आर्थिक शक्ति को बहुत मजबूत करने का विषय है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज की संकल्पना सब आप लोगों के सामने रखी ही थी। नदियों के जोड़ने का भी प्रयास हुआ था। ऐसा कोई मानक और विषय नहीं था जिसको हमने छुआ न हो, और हम परमुख कातर रहकर, परमुखापेक्षी रहकर, दूसरे के भरोसे रह करके कभी भी हमने काम करना नहीं चाहा। साथियों, मैं आपसे एक और भी बात करना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए, पहले 5 सालों में हमें गीत गाते रहे, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कहने का आशय मेरा यह है कि हम ये कहते रहे कि हम शांति के अग्रदूत हैं, हम गांधीवादी हैं, हम निरंतर शांति के रास्ते से एक रास्ता निकालना चाहते हैं। किंतु मित्रों, देश के कोने कोने में कुछ ऐसी आतंकी शक्तियां बैठी हुई थी जो हमारे स्वर को स्वीकार नहीं कर रही थी। आप जानते हैं, दुष्ट कभी भी सहजता, सरलता और आत्मीयता की भाषा को और शांति के स्वर को स्वीकार नहीं करते। पर यह पता नहीं था देश के कोने कोने में बैठे उन आतंकी शक्तियों को कि आत्मनिर्भर भारत है, देश का प्रधानमंत्री स्वयं पर भरोसा करने वाला है, देश के 125 करोड़ से अधिक देशवासियों के बल पर चलने वाला है। आदरणीय मोदी जी ने कहा, केवल गीत ऐसा नहीं हो सकता कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, गीत ऐसा भी हो सकता है कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। यह गीत हो सकता है कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। और मित्रों, जब भगवान राघवेंद्र के प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी अपने तेवर में आए, ये वो 2 देश है साथियों जो पवित्र समुद्र के तट पर खड़ा होकर के भगवान राघवेंद्र समुद्र से रास्ता मांगते हैं, किंतु जब गए 3 दिन बीत तो धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर ये बताना भी जानते हैं कि यदि तुम पुरुषार्थ की भाषा समझते होगे तो वो भी मैं तुमको समझा दूंगा।
साथियों, मैं आपसे एक और भी बात निवेदन करना चाहता हूं। ये वो देश है जो नाग पंचमी के दिन काले कोबरे सर्प को दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करता है। पर ये वो देश भी है जो परीक्षित के बेटे जन्मेजय के हाथों से सर्प यज्ञ विध्वंस भी कराता है। शायद उन आतंकी शक्तियों को पता नहीं था जो लोग 370 रोकना चाहते थे, 35A रोकना चाहते थे, भारत की अखंडता के माथे पर लगे एक कलंक, कश्मीर में धारा 370 और 35A को नहीं आने देना चाहते थे, हटने नहीं देना चाहते थे। आदरणीय मोदी जी ने परिचय देते हुए धारा 370 और 35A कितनी सरलता के साथ हट गई, सब आपको पता है। यह केवल इसलिए हो पाया कि कुर्सी पर आपने जिस व्यक्ति को बैठाया था वह व्यक्ति राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विचार का संवाहक था। दर्द की रात गई, गम का जमाना भी गया, मोदी जी की हिम्मत से दाग पुराना भी गया, पुराने दाग भी मिट गए और 370 और 35 से समाप्त होकर के हम कह सकते हैं अटक से कटक तक, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक किसी भी कोने में जाकर के मां भारती का बेटा भारत के किसी भी कोने में अधिकार पूर्वक रह सकता है। मैं आपसे एक और भी निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय मोदी जी ने कोरोना कालखंड में उस परेशानी के समय पर एक निर्णय लिया था। कहा था कि देश के युवा इंटेंट करें, इरादा करें, इंक्लूजन करें, समावेशन करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, नए नए अन्वेषण और खोज करें और देश की सरकार उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। इसी तारतम्य में विगत दिनों दिवाली का पर्व बीता। दिवाली के समय पर चीन के मन में रसगुल्ले फूट रहे थे। चीन को लगता था 10-50 हजार करोड़ का पटाखे का व्यापार कर लूंगा। दुनिया के ऐसे तमाम मटेरियल्स जो अल्पकालिक हैं, जो बहुत कम समय चलते हैं, वो चीन ही बनाता है। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके सामान की कोई विश्वसनीयता नहीं है। भारत क्रेडिबिलिटी का देश है, चीन अविश्वास की मूर्ति है, धोखा और छल की इमारत पर की नींव पर खड़ा हुआ है। जब मोदी जी को यह पता लगा कि चीन के मन में रसगुल्ले फूट रहे हैं, आदरणीय मोदी जी ने तय किया इस बार चीन के पटाखे हम नहीं लेंगे। और दोस्तों, दिवाली के समय पर हमने इतना पटाखा बनाया, 70,000 करोड़ का व्यापार हमने पटाखों का किया, बहुत अधिक मात्रा में हमने धन कमाया और चीन के मन में पल रहे संपूर्ण संभावनाओं को हमने कुचल दिया। मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि चाहे विषय पटाखों के निर्माण का हो, चाहे विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, डोकलाम चीन भारत सीमा पर रोडों के निर्माण का विषय हो, राफेल को आयातित करने का विषय हो, ब्रह्मोस मिसाइल की दृष्टि से आत्मनिर्भर और एक निर्यातक देश बनने की दिशा का कदम हो, चाहे धारा 370 और 35A को मुस्कुराते हुए चिटकियों में हटा देने का विषय हो, चाहे भगवान राघवेंद्र के पवित्र धाम अवधपुरी में भगवान राघवेंद्र के मूर्ति को भव्य मंदिर निर्माण के साथ स्थापित करने का विषय हो, सारे विषयों पर हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस बात से हम आश्वस्त हैं कि आगे आने वाला समय हमारा होगा। मैं तो एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं, हमारे यहां एक वैचारिक पर निर्भरता की स्थिति भी निर्मित हुई है। हम सब लोग, मैंने आपसे अपने वक्तृता के प्रारंभ में कहा था कि हम दूसरे पर भरोसा ज्यादा करने लगे। इस देश के एक बड़े विश्वविद्यालय से एक स्वर आया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। यह जंग जारी रहेगी भारत तेरे बर्बादी तक। केवल एक विश्वविद्यालय से यह स्वर आया था। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुष के हाथों से स्थापित बीएचयू से यह स्वर कभी नहीं आया। यह स्वर कभी भी किसी भी संस्कारी विश्वविद्यालय से नहीं आया। आखिर क्या गुल खिल रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है? जब भारत भारतीयता, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के विषय पर उनके सीने पर खंजर गड़ता है, उनको ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है भारत विरोधी ताकतों को बल मिलना चाहिए। मैं तो आपसे मैं निवेदन करके अपने वाणी को विराम करने की दिशा में आगे लेकर के जाना चाहता हूं कि ये जेएनयू के लोग केवल इसलिए मुखर हो रहे हैं कि सात्विक शक्तियां वोकल नहीं हो पा रही हैं।
प्रखर नहीं हो पा रही हैं, वो मुखर नहीं हो रही हैं। और ये ध्यान रखिएगा, हम अखंड हो के खंड खंड टूटते रहे, 10-50 घुड़सवार देश लूटते रहे, जब हमारे सोचने का दायरा सिमट गया, कुर्सियां मिली पर ये प्यारा देश बट गया। इस समय रहते हम लोग चेते नहीं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी कार्य का कार्यान्वयन विचार के बाद होता है। विचार कार्य की पूर्वावस्था है, पहले विचार पैदा होता है, फिर वह कार्य में परिणित होता है। ये जो विचार पनप रहे, कहीं समय रहते इन कोबरों के फन एड़ियों से रगड़ दीजिए, वरना आने वाला वक्त चिंताजनक हो सकता है। आप सबको आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ, आप सबको प्रणाम करता हुआ, यह कहता हुआ कि सिंहासन को भेजी नहीं सलामी मैंने, दरबारों में गया नहीं बख्शीश मांगने, राज मुकुट को अगर जरूरत पड़ी कभी तो पर्णकुटी तक खुद आया आशीष मांगने। यह मैं केवल कार्यकर्ता बंधुओं के लिए इस बात को बोल रहा हूं। अपनी सिराओं का, अपने टखने का, अपने पुरुषार्थ का, अपने रीढ़ की हड्डी का भरोसा रखिएगा। कोई भी नेतृत्व, कोई भी नेता और कोई भी विराट व्यक्तित्व को आपके सामने झुकना ही होगा। काव्य की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है, मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही धर्म है, राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही धर्म है। जय हिंद, जय भारत।